Hello students, welcome to my channel. Stay motivated always. कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सब आप अच्छे ही होंगे, सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी और कुछ लोग जो पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हैं वो लोग सुधर जाएं, है ना? अच्छा होगा उनके लिए सुधर जाएं। टाइम वापस नहीं आएगा, इसलिए अपनी पढ़ाई के लिए कमिटेड रहिए, है ना? और हो सके तो अपने टाइम से हमेशा पंचुअल रहिए, है ना? क्योंकि ये जो पढ़ाई होती है ना, ये कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं देती और पढ़ाई कभी उम्र की भी मोहताज नहीं होती। आप ये ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे लोग ये सोच के इग्नोर कर देंगे कि चलो बच्चों के मतलब की चीज़ें हैं, एग्ज़ाम में आएंगी इसलिए पढ़ना है। नहीं, पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जिसको ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ही आपको पढ़ना है। आप पॉलिटी को अब समझिए तो सही। पॉलिटी माने क्या? अपना संविधान। संविधान माने क्या? संविधान क्या चीज़ है? संविधान हमारे देश का लॉ है ना? हमारा कानून है जिस पे हमारा पूरा इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, हमारे पूरे कंट्री को रूल किया जाता है जिस तरीके से। क्या है वो चीज़ जानना? ये हम लोगों के लिए ये एग्ज़ाम वाली बात नहीं है, ये हम लोगों की ड्यूटी है। अभी अब आगे जब हम क्लासेस कंटिन्यू करेंगे तो उसमें हम अपनी पॉलिटीज़ में इसमें जब अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे आगे, तो उसमें हम देखेंगे कि हमारी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं। तो एक तरीके से आप ये भी समझिए कि हमारे संविधान के बारे में हमें पता होना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। एक एक्चुअल एक सही भारतीय हो तो आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना? तो इसको सब्जेक्ट समझ के ना पढ़ें, इसे समझिए कि हमारे देश का जो लॉ है हम उसको समझ रहे हैं, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ लिया था कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, इलेक्शन हुए, उसमें कैसे मेंबर्स आए, और जब मुस्लिम लीग अलग हो गई तो उसमें से कुछ मेंबर जब चले भी गए, जो प्रिंसली स्टेट्स थे तो उनके जो हेड्स थे, जो भी उनके रूलर्स वगैरह थे, तो वो कैसे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आकर के उन्होंने अपनी सीट्स ली। तो इस तरीके से हमने ये लास्ट लेक्चर में अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड कुछ और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कमिटीज़ हैं, जैसे कि जो इंपॉर्टेंट कमिटीज़ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उन कमिटीज़ को देखेंगे। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे इसके अंदर की जो ड्राफ्टिंग कमेटी है ना, जिसका एक हमें बहुत ही अलग लेवल पे उसका हमें एक जो योगदान हमें देखने को मिलता है ना? तो उस ड्राफ्टिंग कमेटी को भी हम लोग समझेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग आगे ये भी देखेंगे कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका क्रिटिसिज्म भी हमें देखने को मिलता है, तो हम उस चीज़ को भी समझेंगे। तो हम आज अपने लेक्चर्स में ये कुछ चीज़ें कवर करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारी जो कुछ इम्पोर्टेंट कमिटीज़ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, है ना, बहुत सारी कमिटीज़ का गठन किया गया था। मतलब कमिटीज़ तो बहुत सारी बनाई गई थी, लेकिन हमारे कुछ एग्ज़ाम ओरिएंटेड और जो हमारे लिए एक्चुअल में जो जानने लायक हैं, है ना, हम उन कमिटीज़ के बारे में यहाँ भी अब हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उनमें से कुछ चुनिंदा मैंने 10 कमिटीज़ को लिया है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और जिनके बारे में हमें मोस्टली पता भी होना चाहिए। तो देखते हैं हमारी कमिटीज़ के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले आती है हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी। एक सेकेंड। हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी, है ना, जो ड्राफ्टिंग कमेटी है ना, इसके बारे में अभी हम और भी आगे देखेंगे। पहले आप देख लीजिए, इनसे रिलेटेड कमिटीज़ मैं बता देती हूँ। कमिटीज़ में आपको ये पता होना चाहिए कि इस कमेटी को किसने हेड किया था और मैंने इसका पर्पस क्या था इस कमेटी का। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी इसको हेड किया गया था बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा। इसी के साथ साथ इस कमेटी का जो मेन इसका जो काम था वो था कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना। ड्राफ्ट मतलब एक तरीके से एक पूरा रफली एक हमें एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना है, जो आज के दिन में हम जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं उसी को तैयार किया गया था ऐसा ड्राफ्ट में भी। उसके बाद में आता है एक यूनियन पावर्स कमेटी, है ना, इसको चेयर किया गया था वह जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, जो कि रिलेटेड थी सेंट्रल स्टेट पावर के डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित। इसी को हम लोग फेडरलिज्म बोलते हैं, आगे की क्लासेस में देखेंगे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसको भी हेड किया था जवाहरलाल नेहरू ने, है ना, याद रखिएगा दोनों में यूनियन वर्ड आ रहा है ना, और यूनियन यूनियन याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू से।
इसी के साथ में प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जो ये यूनियन के लिए है, यानी कि सेंट्रल लेवल की बात हो रही है इसके अंदर। और ये है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, जो कि प्रोविंशियल गवर्नेंस से संबंधित है। तो याद रखिएगा, यूनियन गवर्नमेंट के गवर्नेंस से संबंधित है, और जो प्रोविंशियल है वो प्रोविंस के गवर्नेंस से संबंधित। प्रोविंस यानी आज के समय में जो स्टेट्स बन गए हैं, आज हम अगर एड्रेस करें तो वो एक तरीके से हमारे लिए स्टेट्स की बात हो रही है ना। तो जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी थी उसको चेयर किया गया था भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। इसी के अलावा एक और थी एडवाइजरी कमेटी, है ना, जो अलग अलग चीज़ों को देख रही थी। फंडामेंटल राइट्स हो गए, माइनॉरिटीज़ हो गई, ट्राइबल्स हो गए, एक्सक्लूडेड एरियाज़ हो गए। तो इनसे रिलेटेड जो एक एडवाइजरी कमेटी थी, इसको भी हेड किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। इसके अंदर मुख्य रूप से जो अपने फंडामेंटल राइट्स हैं, माइनॉरिटीज़ के जो इश्यूज़ हैं, इन चीज़ों पर फोकस किया गया था। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसी में रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। इस कमेटी को किसके द्वारा हेड किया गया था? तो भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के पहले कौन थे? प्रेसिडेंट। सेट। इसका जो मेन पर्पस था वो था प्रोसीजरल जो रूल्स हैं असेंबली के लिए वो बनाए जाए, तो उससे संबंधित था। स्टेट्स कमेटी, है ना, इसको हेड किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। इसी के अलावा एक ये इंपॉर्टेंट कमेटी हमारे लिए स्टीयरिंग कमेटी, इसको हेड किया गया था वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। ये एग्जाम्स में भी कई बार पूछी गई है ना, तो ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा जो हमारी फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी है, इसको ये भी लाई गई थी फाइनेंस कमेटी, है ना। तो इसका काम क्या था? मैनेज करना जो फाइनेंशियल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं उन चीज़ों को देखना, ये इस कमेटी का काम था। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट कमेटी है जिसका नाम है हाउस कमेटी, इसको भी हेड किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। तो अभी तक हमने दो देख ली, स्टीयरिंग कमेटी और हाउस कमेटी, ये दोनों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा हेड की गई थी। इसके अलावा रूल्स ऑफ प्रोसीजरल कमेटी, ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा हेड की गई थी, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ थी, इनके बारे में आप याद रखिएगा। अब जो मेन हमारे लिए इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो निकल के आती है वो है हमारे लिए ड्राफ्ट कमेटी, दैट इज़ ड्राफ्टिंग कमेटी, है ना। हमारे पास कमिटीज़ उस समय बहुत सारी बनाई गई थी, सबके अलग अलग काम थी, लेकिन ये जो कमेटी बनाई गई थी इसका मेन काम था देश का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना। एक मिनट रुकिएगा, इसका मेन काम था देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, है ना। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट अगर बोल सकते हैं जो हमारे लिए कमेटी हो जाती है वो हो जाती है ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके बारे में तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, है ना। एग्ज़ाम्स में कई बार इससे क्वेश्चंस निकल के आते हैं, तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा। देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी, अगर हम एक सीधे सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूँ तो ड्राफ्ट करना, कोई भी चीज़ एक ड्राफ्ट कर रहे हैं, ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? ड्राफ्ट का मतलब होता है एक, है ना, जैसे एक आप कोई सब्जी बना रहे हो, तो सब्जी बनाने से पहले आप क्या करते हो? सब्जी को काटोगे, है ना, काटोगे, क्या जो भी उसमें डालना होगा, ऑनियन है, टमाटो है, जो भी सब्ज़ी बना रहे हो सब्जी को काटोगे, आप उसका एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, उसका मसाला बना के रखोगे, ये सारी चीज़ें आप करोगे। और फिर उसको बाद में आप उसको क्या करोगे? फिर आप उसको सब्जी को ऑयल के अंदर आप उसको बनाओगे। तो ये एक तरीके से यही जो प्रक्रिया है, यही है आपकी पूरी तरीके से उसको ड्राफ्ट किया गया। बाद में उसको गार्निश करने का भी काम किया गया है। बाद में आप देखोगे कि कैसे उसको उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस का असेंबली के अंदर फिर उसको रखा गया है, फिर कुछ चेंजेस जो हैं वो भी किए गए। हम अभी आगे देखेंगे उन चीज़ों को भी, है ना। तो वो सारी चीज़ें भी की गई हैं, लेकिन जो एक होता है ना कि रफ तरीके से किसी चीज़ को तैयार कर लेना, फिर हम एडिट करा के उन चीज़ों को फिर हम सबके सामने प्रेजेंट करेंगे, तो वो वाली चीज़ है। तो पूरी ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर उस समय पर टोटल कितने मेंबर्स थे उसमें? 7 मेंबर्स थे। और ये कमेटी बनाई कब गई थी? तो याद रखिएगा इसको, 29 अगस्त 1947, है ना। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया, है ना। तो ये आप याद रखिएगा। अब इसी के साथ मेरे को एक चीज़ बताइए, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी। 29 अगस्त, जो 29 अगस्त है, इस दिन हम लोग अपने इंडिया में एक डे सेलिब्रेट करते हैं। कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं बताइए ज़रा, उसके बाद फिर मैं आंसर दूंगी उस चीज़ का, तो आप बताइएगा। तब तक हम ये आगे देखते हैं कि जो हमारे टोटल 7 मेंबर्स थे वो 7 मेंबर्स कौन कौन से हैं। तो देखते हैं हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी जो इस कमेटी को हेड कर रहे थे, BR अम्बेडकर जी। इसके अलावा N गोपाल स्वामी अयंगर जी, इसके अलावा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी जी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव। अब ये ध्यान रखिएगा, एन माधव राव जब कमेटी बनाई गई थी उस समय पर वो इसके मेंबर नहीं थे, बाद में बने थे, क्योंकि उनसे पहले यहाँ पर जो स्टार्टिंग में जो मेंबर थे उनका नाम था BL मिटर,
है ना, इनका नाम याद रखिएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या था कि इनको कुछ हेल्थ इश्यूज होने लगे थे, इस वजह से इस कमेटी से ये अलग हो गए थे, इन्होंने रिजाइन कर दिया था और उनकी जगह पे आ गए थे एन माधव राव। सेम उसी प्रकार से टीटी कृष्णामाचारी, टीटी कृष्णामाचारी भी पहले स्टार्टिंग में इसमें नहीं थे, है ना। ये किसके स्थान पे आए थे? तो ये डीपी खेतान के स्थान पे आए थे। इनकी क्या है, डेथ हो गई थी 1948 के अंदर। तो ध्यान रखिए, इनकी डेथ हो गई थी 1948 में, इसलिए उनके स्थान पे किसको लाया गया? तो टीटी कृष्णामाचारी को। तो याद रखिएगा इनका नाम। तो ये टोटल 7 नेम है: डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और टीटी कृष्णामाचारी। 7 मेंबर्स हैं। आप एक बार रिपीट भी इसको 8 से 10 बार अगर आप बोलेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। और उसको चेयर कौन कर रहे थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। तो याद रखिएगा इनके बारे में, ठीक है। चलिए, तो अब मैं बता देती हूँ 29 अगस्त को हम लोग जो डे मनाते हैं उसको बोलते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे। कौन सा डे? नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं हम लोग। अच्छा, क्यों मनाते हैं स्पोर्ट्स डे? क्यों मनाते हैं? किसकी याद में मनाते हैं? तो याद रखिएगा, हॉकी के जादूगर। किसको कहते हैं हॉकी के जादूगर? मेजर ध्यानचंद जी। हाँ, उनकी ही याद में ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को, है ना। और कब से मनाया जा रहा है? तो 2012 से। कब से? 2012 से हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे एवरी ईयर अपनी कंट्री के अंदर सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी ना, जब ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया, इसने जब अपना ड्राफ्ट तैयार कर लिया तो इसने उसको पहली बार जो पब्लिश किया, फर्स्ट टाइम जो जो ड्राफ्ट था उसको, है ना, उसको जो पहली बार जब पब्लिश किया गया था तो वो कौन से ईयर में किया गया था? तो याद रखिएगा, उसको फरवरी 1948 के अंदर, है ना। बनी कब थी कमेटी? कमेटी कब बनी थी हमारी? 29 अगस्त 1947 को। और इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश कब किया गया था? तो फरवरी 1948 के अंदर, यानी अगस्त से फरवरी लगभग 6 महीने के अंदर, है ना। इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया, फिर उसके अंदर कुछ चीज़ें रिव्यू करी गई, चेंजेस किए गए, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड टाइम इसको ड्राफ्ट करके अक्टूबर 1948 में पेश किया गया था, ठीक है। इस तरीके से इसको 2 बार क्या किया गया? पब्लिश किया गया था। और उसके बाद इसको कंप्लीट करने में लगभग कितना टाइम लगा था? 141 डेज़ का समय लगा था, जो कि 6 महीने से भी कम का समय है। यानी कि 6 महीने से कम समय के अंदर ही, है ना, इसको क्या कर लिया गया था? पूरा तैयार कर लिया गया था 141 डेज़ के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं इसमें। चलिए, तो अब यहाँ से देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी स्टार्टिंग से किस तरीके से। अब थोड़ा सा अपना इमेजिनेशन भी बढ़ाइए, और इमेजिनेशन बढ़ाने के साथ साथ ये देखिए, ऐसा समझिए कि आप बिल्कुल असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं, आपने पूरी कार्यवाही देखी है, कैसे क्या चीज़ हुई है, बिल्कुल आप इमेजिन करके चलिए उस चीज़ को कि अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार कर लिया, ठीक है। उसको कम से कम हमने जो 2 बार इसको हमने पब्लिश भी किया हमने। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आगे की क्या इसमें काम किया गया था। तो इसको फर्स्ट टाइम जो रीडिंग इसको की गई थी, है ना, कोई भी चीज़ एक बार बन जाती है तो बनने के बाद हम लोग क्या करते हैं? एक बार उसको हम पूरा रिवाइज करते हैं, हम पूरा चेक करते हैं ना कि इसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कमियां हैं तो क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो पहली रीडिंग करी गई थी वो 4 नवंबर 1948 को की गई थी, ठीक है। उसके बाद इसकी सेकंड रीडिंग कब की गई थी? तो 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक। हो सकता है एग्जाम में पूछे ना पूछे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कितनी बार रीडिंग हमने इसकी की है। और थर्ड टाइम इसकी रीडिंग की गई थी 14 नवंबर 1949 को, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 3 रीडिंग इसकी की गई थी। रीडिंग करने के बाद में अब ने फिर 26 नवंबर 1949 को इसको ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को डिक्लेयर कर दिया था, यानी कि हमने इसको पास कर दिया था। कब? 26 नवंबर 1949 को। और इसी के साथ में आपको पता होगा कि 26 नवंबर को ही हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ चीज़ों को हमने तो उसी एट द टाइम ही हमने 26 नवंबर को ही अडॉप्ट कर लिया था। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, है ना, इसकी पूरी रीडिंग्स वगैरह कंप्लीट होने के बाद में इसको 3 बार रीड किया गया। जब ये पूरा बन गया था ना, 3 रीडिंग्स हुई, 3 रीडिंग्स होने के बाद में इसको 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को डिक्लेयर किया गया था। लेकिन पूरा कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर नहीं किया गया था, मतलब कुछ हिस्सा जो था इसका हमने बोल दिया कि हाँ
आज से देश के अंदर ये चीज़ें लागू होती हैं 26 नवंबर से। जैसे कि लाइफ से रिलेटेड हो गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है, जैसे सिटीजनशिप हो गई, इलेक्शन से रिलेटेड, प्रोविंशियल पार्लियामेंट से रिलेटेड। तो कुछ ऐसे आर्टिकल्स थे जो एट द टाइम से ही लागू कर दिए गए, जैसे कि आर्टिकल 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। अब आपको अभी पता नहीं है, इसलिए मैं इन पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रही। आगे पढ़ेंगे तो हम इस चीज़ को वहाँ देखेंगे। इसके अलावा जब कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया गया था उस दिन, तो वो आपको पता है कि जब मुस्लिम लीग चली गई थी, उसके बाद 389 में से 299 मेंबर्स हमारे पास रह गए थे। अब जिस दिन 26 नवंबर को भी, है ना, जिस दिन इसको डिक्लेयर किया गया था, उस दिन असेंबली के अंदर 284 मेंबर्स थे। उन 284 मेंबर्स ने इसको साइन किया था। तो एग्ज़ाम में भी कोई पूछ सकता है, और एग्ज़ाम में नहीं भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन हमने 26 नवंबर को जब हमने साइन किया था, तो कितने मेंबरों ने उस पर साइन किए थे? तो 284 मेंबर्स ने साइन किए थे आउट ऑफ 299 में से। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट तो कर लिया हमने 26 नवंबर 1949 को, और उसके अंदर हमने किन किन चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया था? तो हमारा जो प्रीएम्बल है उसको, और जो हमारे मतलब सॉरी, जो 26 नवंबर 1949 को जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन अपना अडॉप्ट किया था, तो उस समय तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा एक प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। कितने शेड्यूल्स थे? 8 शेड्यूल्स। आज कितने शेड्यूल्स हैं बताइए ज़रा, कितने शेड्यूल्स हैं आज? 12। याद रखिएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ों को। थोड़ा सा मेरा जो माइक है, माइक नहीं, जो मेरा पेन है वो थोड़ा दिक्कत दे रहा है, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। थोड़ा बहुत एडजस्ट तो करना ही चाहिए बाबू भैया लाइफ में। एडजस्ट नहीं करोगे तो कैसे चलोगे? एक जो पढ़ाई कर रहा है जो स्टूडेंट, उसको तो कदम कदम पे उसको एडजस्ट ही करना है ना। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर रिसोर्सेस मिल जाएं। आपको जो रिसोर्सेस मिल रहे हैं, आप अपने आप को बेस्ट समझिए। जो रिसोर्सेस हैं उन्हीं से ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो। और अगर जो लोग नहीं भी पढ़ रहे हैं, तो वो अपनी नॉलेज को और ज़्यादा इंक्रीज़ करें, बूस्ट दो अपनी नॉलेज को। ये इधर उधर उल्टी सीधी चीज़ें सीखने से अच्छा है कि कुछ अच्छा सीखा जाए। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जो हमारे बी आर अम्बेडकर जी थे, उनको कहा जाता है फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहना ही चाहिए भाई, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने ड्राफ्ट कर दिया। हाँ, ना सिर्फ अकेले हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, जो उनके साथ में जो उनकी पूरी टीम ने जो काम किया है, तो ऑब्वियस ही बात है। लेकिन हाँ, इसको जो हेड कर रहे थे उनका नाम क्या था? जो हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है, इसी के साथ साथ जो मैं ये बता ही चुकी हूँ आपको कि 26 नवंबर 1949 से इसके जो कुछ प्रोविजंस तो उसी दिन से लागू हो गए थे, और बाकी के जो हमने हैं अडॉप्ट किए हैं 26 जनवरी 1950। मुझे नहीं लगता कि शायद 26 जनवरी के बारे में मुझे आपको बताने की ज़रूरत है। हर साल हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं, है ना। और अपनी अलग ही खुशी है उस 26 जनवरी की। बहुत सारे लोगों को तो लेकिन ये पता ही नहीं होगा कि हम 26 जनवरी को खुशियाँ मनाते ही क्यों हैं, है ना। तो ये भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जिनको ना पता हो, पता है तो बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं पता तो इसका कुछ जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है उसको भी समझ लीजिए। जब हमारे देश में जब अंग्रेज़ों का रूल चल रहा था, तो उस समय पर, है ना, लाहौर के अंदर एक सेशन हुआ था। लाहौर सेशन हुआ था। उस लाहौर सेशन के अंदर हमने जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने कांग्रेस के बिहाफ पे पूर्ण स्वराज डे, है ना, पूर्ण स्वराज की बात उस लाहौर सेशन के अंदर की गई थी। और हमने उसी दिन से 26 जनवरी को हमने पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में सेलिब्रेट करना चालू कर दिया था। 1930s की बात हो रही है। 1930s में जब लाहौर सेशन हुआ था, तो उस लाहौर सेशन के अंदर, है ना, 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था। और तभी से उस दिन को हम लोग जब तक हम लोगों को आज़ादी मिली, तब तक उस 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में ही मनाया जा रहा था। और इसलिए वो इतना इम्पोर्टेंट दिन था हमारे लिए। तो उस दिन की याद रखने के लिए, उस चीज़ को याद रखने के लिए ही 26 जनवरी की जो तारीख है उसको चुना गया है अपने स्पेशल डे के तौर पे, है ना। कुछ स्पेशल होता है तो हम लोग रखते हैं ना कि नहीं नहीं, ये स्पेशल चीज़ हम एक स्पेशल टाइम पे ही करेंगे। तो 26 जनवरी का इम्पोर्टेंस तब से नहीं, जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है उस दिन से नहीं, उसका बहुत पहले से 1930 से ही उसका एक अपना एक इम्पोर्टेंस उसका रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। 26 जनवरी 1930 को लाहौर सेशन से ही इसका इम्पोर्टेंस बरकरार रहा है।
अब इसी के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी थी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने लागू कर दिया। उसी के साथ साथ आपने जो 1935 का जो एक्ट था, और इसके अलावा जो एक सेकेंड, जो 1935 का जो हमारा एक्ट था 1935 का, और कौन सा, जो 1947 का, जो दो ब्रिटिश के समय में आए हुए जो एक्ट्स थे, इन दोनों एक्ट्स को ख़त्म कर दिया गया। ख़त्म तो कर दिया गया, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उन्हीं का ही ये एक और एक्ट था। कौन सा? प्रीवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट 1949, इसको कंटिन्यू रखा गया। क्यों? क्योंकि एक तरीके से ऐसा समझ लीजिए, जब तक हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट का गठन नहीं हुआ था, है ना, जब तक हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का गठन नहीं हुआ था, तब तक यही सुप्रीम कोर्ट की भूमिका निभा रहा था, ऐसा समझिए, ठीक है ना। जब तक हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट नहीं बन गई थी, तब तक जो सुप्रीम कोर्ट का काम है, ये जो प्रीवी काउंसिल जुरिसडिक्शन एक्ट जो है वो ये देख रहा था 1949 का, ठीक है। बाद में इस चीज़ को जब हमारी सुप्रीम कोर्ट बन गई थी, तब इसको एबॉलिश कर दिया गया था। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट कब बनी है हमारी, तो ये भी ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी को हम लोग, हमारा देश रिपब्लिक हुआ, उसके 2 दिन बाद ही 28 जनवरी 1950 को हमारी सुप्रीम कोर्ट का गठन हो गया था। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, एक्सपर्ट्स कमेटी ऑफ द कांग्रेस। देखिए, हमने बहुत सारी कमेटीज़ के बारे में पढ़ा भी, है ना, कि हर कमेटी का अपना एक अलग ही काम था। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो एक्सपर्ट्स कमेटी थी कांग्रेस को, मतलब कांग्रेस को एक अलग ही एक और जिम्मेदारी दी गई थी एक्सपर्ट्स कमेटी की। क्या है, ज़रा इसको समझ लीजिए। तो ऐसा समझ लीजिए, जब हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का जब हम गठन करने की जब बात चल रही थी, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के गठन की जब बात चल रही थी, तो हाँ, यहाँ पे एक कमेटी का गठन किया गया था, है ना। तो उस कमेटी के अंदर क्या था कि कांग्रेस से ही कुछ मेंबर्स को चुना गया था। कब? 8 जुलाई 1946 को कांग्रेस पार्टी को एक एक्सपर्ट कमेटी के तौर पर इसका गठन किया गया था। और उसके अंदर, है ना, उनका काम क्या था, उनको ये काम दिया गया था इस कमेटी को कि उनको जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हमें हमारा, जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखने का काम किया था इस एक्सपर्ट कमेटी ने। इसके अंदर जो मेंबर्स थे वो सारे ऑब्वियस जो हमारी कांग्रेस थी उसी से निकल के आए थे। जवाहरलाल नेहरू जी थे, आसिफ अली थे, के एम मुंशी थे, गोपाला स्वामी अयंगर, के टी शाह थे, डी आर गाडगिल, डी आर नाम है, डॉक्टर नहीं है, डी आर गाडगिल है ये, है ना, याद रखिएगा। अच्छा, डी आर गाडगिल जी थे, हुमायूं कबीर, के संथानम, है ना। तो ये ध्यान रखना, के संथानम एक कमेटी का नाम भी, इनकी अध्यक्षता में तो एक कमेटी भी बनी है, मैं आगे बताऊंगी आपको। तो ये के संथानम, तो ये सब जो इसके मेंबर्स थे, इन सब लोगों को मिलाकर के एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी। कब? 8 जुलाई 1946 को, ठीक है। जो ये सब चीज़ें देखने का काम कर रही थी असेंबली के लिए, जो भी चीज़ों की ज़रूरत है, आगे कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना, तो उन चीज़ों के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमें कौन कौन से सोर्सेस लगेंगे, तो ये सब काम जो है हमारी एक्सपर्ट कमेटी ने देखा था, ठीक है। अब हम समझेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इसका क्रिटिसिज्म भी हमें कई जगह देखने को मिलता है। बट मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, मुझे इसे क्रिटिसाइज़ करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। जो भी हो, आफ्टर ऑल इसने हमारे देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। अब कमियां तो आप किसी में भी निकाल सकते हो, है ना, कि कमियां तो इंसान कितनी भी अच्छी चीज़ हो सब में निकाल देता है। तो ऑब्वियस ही बात है, ठीक है, अब सब्जेक्ट में है तो पढ़ना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसका क्रिटिसिज्म क्यों किया जाता है, क्योंकि इसको बोला जाता है कि ये कोई रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, है ना। ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, यानी कि मतलब इसके बारे में ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट होके नहीं आए थे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ मेंबर्स इसमें इलेक्टेड थे, कुछ पार्शियली मेंबर्स इलेक्टेड थे, और कुछ पार्शियली मेंबर्स इसमें नॉमिनेटेड थे, कुछ, है ना। तो इस तरीके से इसमें मेंबर्स आए थे, यानी कि कम्प्लीटली ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जो जनता की तरफ से चुन करके पूरे व्यक्ति आए हों, तो ऐसा नहीं था इसके अंदर। और क्या बोला जाता है इसके बारे में, ये एक सॉवरेन बॉडी नहीं थी। अच्छा, सॉवरेन बॉडी क्यों नहीं थी भाई, तो ऐसा भी बोला जाता है कि ये सॉवरेन बॉडी नहीं थी। तो एक चीज़, क्योंकि इसको इसके लिए ऐसा बोला जाता है
कि जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो गठन है ना, वो ब्रिटिशर्स के प्लान के बिहाफ पे किया गया है। यानी कि जब ब्रिटिशर्स ने परमिट कर दिया, ब्रिटिशर्स हमारे लिए प्लान लेके आए कि आप इस तरीके से आपने अपनी असेंबली का गठन करना है, तो हमने ब्रिटिशर्स के कहने पर, उनके कहे अनुसार, उनके प्लान के अनुसार हमने अपनी असेंबली का गठन किया है। और इसके जब सेशंस भी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के किए जाते थे, तो उसमें ब्रिटिशर्स की परमिशन हमें लेनी पड़ती थी। तो इसलिए इसके बारे में ऐसा बोला जाता है कि एक सॉवरेन बॉडी नहीं है, और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग थी, है ना। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बताओ कितना हमें समय लग गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में हमें बहुत समय लगा। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी बोला जाता है इसको, काफ़ी ज़्यादा इसने समय लिया है, लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय हमें इसके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगा। तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी बोला जाता है। और डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, उस समय पर जो कांग्रेस थी, तो ऐसा भी बोला जाता है कि कांग्रेस इसके अंदर ज़्यादा हमें, कांग्रेस का जो पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा इसमें हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए दूसरी चीज़, इसके अंदर लॉयर पॉलिटिशियंस का डोमिनेशन ज़्यादा था, है ना। क्या थे ज़्यादा कांग्रेस के अंदर, हमें ज़्यादातर लोग या तो हमें लॉयर्स मिलेंगे या पॉलिटिशियंस मिलेंगे। मतलब जो तीसरी इनके अलावा जो और कोई मेंबर्स है, यानी कि अपनी फील्ड का कोई और जो एक्सपर्ट्स वगैरह होते हैं, कोई स्पोर्ट्स के फील्ड से या किसी अदर फील्ड से, है ना। तो वो चीज़ हमें यहाँ थोड़ा कम देखने को मिली। यहाँ पे लॉयर और पॉलिटिशियंस का रोल इसके अंदर ज़्यादा देखने को मिला। डोमिनेटेड बाय हिंदू, तो इसमें मैक्सिमम लोगों की जो संख्या है वो हिंदूज की देखने को मिली है ना। तो ऐसा नहीं है, थे तो मुस्लिम्स भी, सिख भी थे, और भी अदर लोग थे, लेकिन जो डोमिनेटेड थी वो बाय हिंदूज़ के द्वारा थी, इसलिए भी इसका क्रिटिसिज्म किया जाता है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। अब ये कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप मेरे मानिए तो आप इन चीज़ों को याद भी रखिए, क्योंकि ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार हम इन चीज़ों पर ध्यान देते नहीं हैं, तो लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इन चीज़ों को बिल्कुल देखिए। हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा असेंबली थी, जो उसकी जो सिंबल या जो उसकी जो सील वो लोग यूज़ करते थे, वो सील किस चीज़ की बनी हुई थी, तो याद रखिएगा वो सील बनी हुई थी एलिफेंट की, है ना। एलिफेंट, कहाँ के एलिफेंट कहाँ फेमस थे, उड़ीसा, कलिंगा, याद है। तो एलिफेंट्स का ना भारतीय इतिहास में शुरू से ही बहुत अलग ही उनका इम्पोर्टेंस रहा है। आपने अगर कहीं हिस्ट्री जब आप पढ़े होंगे तो आपको पता है कि इतिहास के अंदर कई बार जो हाथी वगैरह होते थे, उनका अपने आप में ही एक अलग ही, जब एक वो किसी सेना के पास होते थे तो उसका एक अलग ही एक वर्चस्व देखने को मिलता था, एक पावर को, एलिफेंट जो होता है वो पावर अपनी दिखाता है। तो एक शांति का प्रतीक आप बोल सकते हो एलिफेंट को, है ना, और ताकत का प्रतीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। इसके अलावा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र जो थे उस समय, वो कौन थे, उनका नाम था BN राव जी। सेक्रेटरी कौन थे उस समय असेंबली के, तो HBR अयंगर थे, HBR अयंगर जी थे। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो डिज़ाइनिंग करने का जो काम है, जो उसको लिखने का, कैलीग्राफी यानी कि जो लिखने वाला होता है, उसको लिखने वाले हाथ किसके थे, तो प्रेम बिहारी नारायण रेजादा के। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। और हाँ, जो इसका हिंदी वर्जन है, अब आप लोगों ने, बहुत लोगों ने तो सुना ही नहीं होगा कि इसका हिंदी वर्जन भी है, तो ध्यान रखिएगा जो उसका हिंदी वर्जन है वो लिखने वाले हाथ किसके थे, तो वो याद रखिएगा वो वसंत कृष्णन वैद्य के थे, ठीक है। इसका जो हिंदी वर्जन है उसको डेकोरेट करने का काम किया था नंदलाल बोस जी ने। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पे एक ये भी आप याद रखिएगा कि जो एक 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था हमारे यहाँ पर 1987 के अंदर, इसके अंदर, है ना, जो एक नया आर्टिकल ऐड किया गया था 394A, कहाँ पे, पार्ट 22 के अंदर, पार्ट 22 के अंदर 394A आर्टिकल इसको ऐड किया गया था। और इसके अंदर ये बोला गया था कि जो हमारे प्रेसिडेंट होंगे, है ना, तो जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ट्रांसलेशन की जो बात आएगी हिंदी लैंग्वेज के अंदर, तो उसको पब्लिश करने का काम कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी चीज़ पब्लिश करने का काम है ना, तो वो प्रेसिडेंट के हाथ में रहेगी। तो वो ये चीज़ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 58 हमें देखने को मिलता है, कब आया था, 1987 के अंदर। तो याद रखिएगा इन चीज़ों को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अब इसके बाद, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ नया देखते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में मेरे को फीडबैक दीजिए। जब तक आप मुझे फीडबैक नहीं देंगे मुझे नहीं समझ में आएगा, और मैं फिर ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स भी इसमें नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जितना ज़्यादा हो इस चैनल को ग्रोथ करने में इसकी हेल्प करिए। चलिए ठीक है, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, गुड नाइट। और पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करिए, है ना।
चलिए बाय बाय।